सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन और अकाउंटिंग कैसे होता है। सो पेज नंबर 50 पे आपको दिया हुआ है। कुछ बच्चों के बुक्स में एक दो पेज आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये नोट्स रेगुलरली अपडेट होते रहती है। ठीक है। सो क्या दिया है देखो, परचेज गुड्स ऑफ ₹1,00,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब क्या? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड ट्रेड मतलब बिजनेस कर रहे, ठीक है, और डिस्काउंट मतलब बिजनेस करने के वजह से जो डिस्काउंट मिलता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब ये 1,00,000 रुपए जो है बेटा, ये है एमआरपी। ये जो गुड्स है इसकी एमआरपी है 1,00,000 रुपए। अब मुझे बताओ, हमें बिजनेस करना है तो हम क्या 1,00,000 रुपए एमआरपी पे गुड्स खरीद के 1,00,000 रुपए एमआरपी पे बेचेंगे? क्या पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमें क्या मिलता है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। अब बिजनेस करना है तो भाई कुछ तो मार्जिन चाहिए ना, तो एमआरपी है 1,00,000 रुपए, इस पे जो ट्रेड डिस्काउंट है वो है 10%। तो 1,00,000 रुपए का 10% होगा 10,000 रुपीज। तो हमने कितने में खरीदा? हमने खरीदा 90,000 रुपीज में। तो देखो बेटा, हमको एमआरपी से क्या मतलब है? हमने कितने में खरीदा उससे हमें मतलब है। तो हमने कितने में खरीदा? 90,000 रुपीज में। तो हम लोग इसकी अकाउंटिंग कर लेंगे। अगर समझो ये हमने कैश में खरीदा है तो परचेस अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस बढ़ाना है, और कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि कैश नाम का एसेट कम हो रहा है। लेकिन अमाउंट कितना रहेगा? 90,000 रुपीज रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2,00,000 एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट। हमने 2,00,000 का माल बेचा 5% ट्रेड डिस्काउंट में। ठीक है। तो एमआरपी है इसकी 2,00,000 रुपीज, इसमें ट्रेड डिस्काउंट है 5%। तो 2,00,000 का 5% कितना आएगा? 10,000 रुपए। कैसे आएगा देखो, 2,00,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट। 2,000 इंटू 5 तो 0 0 0 एंड 5 2 जा 10। सो 10,000 रुपीज आएगा आंसर। सो एमआरपी है 2,00,000 रुपए, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे 10,000 रुपीज। तो हमने एक्चुअल में कितने में बेचा फ्रेंड्स? 1,90,000 रुपीज में बेचा। तो हम क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट को हटा देते हैं, और जो बैलेंस अमाउंट आता है वो परचेस या सेल का अमाउंट होता है। हम ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग ही नहीं करते, क्योंकि यार अपने को क्या मतलब है हमारा एमआरपी कितना है ना। हमको तो ये मतलब है कि भाई हमने खरीदा कितने में और उसको बेचा कितने में। ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग हम नहीं करते। अब देखो यहां पे, परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग हम नहीं करते, बट कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग हम करते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है? एमआरपी है 50,000 रुपीज, इसमें से पहले तो ट्रेड डिस्काउंट हटा दो 10%, 5,000 रुपीज आएगा। तो बचेगा हमारा परचेस का अमाउंट आएगा 45,000। ठीक है, परचेस का अमाउंट आएगा 45,000। इसमें कैश डिस्काउंट दिया है 5%, तो कैश डिस्काउंट 45,000 का 5% कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो आएगा 2,250। अब देखो, हमने खरीदा कितने में? 45,000 रुपए में, 45,000 में। लेकिन हम पूरा का पूरा 45,000 पे नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 5% कैश डिस्काउंट है। ठीक है, 5% क्या है? कैश डिस्काउंट है। तो हम कितना पे करेंगे? 45,000 जितने में हमने खरीदा उसमें से 2,250 हम माइनस कर देंगे, और बचा हुआ जो बैलेंस है उतना हम कैश पे करेंगे, जो आएगा 42,750। अब देखो, परचेस क्या है हमारा? एक्सपेंस है जो बढ़ रहा है, एक्सपेंस को बढ़ाना है इसलिए डेबिट करेंगे। अब हमें एक्चुअली पेमेंट करना था 45,000, लेकिन हम पे कर रहे हैं 42,750। तो अपना फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है बताओ? देना कितना था? 45,000 पे करना है, बट हम कम पे कर रहे हैं, तो हमारा फायदा हो रहा है, मतलब इनकम इंक्रीज हो रहा है। इनकम को बढ़ाना है, क्रेडिट को बढ़ाना है, तो क्रेडिट करेंगे। और कैश पेड मतलब क्या? हमारा एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है तो अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट कर देंगे। देखो यहीं पे आपका आंसर भी आ गया कि भाई परचेस अकाउंट को डेबिट करना है, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करना है, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, ऐसे आपके आंसर भी आ जाते हैं।
अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया है, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 80,000 रुपीज का गुड्स हमने सेल किया, जिसपे 5% ट्रेड डिस्काउंट है और 2% कैश डिस्काउंट है। अब फ्रेंड्स देखो, अगर कैश डिस्काउंट पहले दिया है, ट्रेड डिस्काउंट बाद में दिया है, मतलब यहीं पे क्या दिया रह सकता था, देखो 2% कैश डिस्काउंट एंड 5% ट्रेड डिस्काउंट। अगर ऐसा भी क्वेश्चन दिया है तो भी हम पहले ट्रेड डिस्काउंट को ही माइनस करेंगे। पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया है या पहले कैश डिस्काउंट दिया है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें लॉजिक से मतलब है। तो पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट एमआरपी से माइनस करके जो अमाउंट बचता है वो आता है परचेस या सेल का, और उसमें से जितना हम पेमेंट कर रहे हैं उतने पे हम कैश डिस्काउंट लगाते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या है, एमआरपी है 80,000, इसमें से अगर हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है 5%, तो वो आएगा 4,000 रुपीज। तो बचा कितना, 76,000 बचेगा। तो हमने बेचा कितने का, 76,000 का, तो सेल्स में आएगा 76,000। अब 76,000 का पूरा पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट हम कर रहे हैं या हमें मिल रहा है, हमने माल बेचा तो कस्टमर हमें पे करेगा, मतलब हमको पैसा मिलेगा। अब मुझे बताओ कि 76,000 पे 2% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 1520 रुपए आएगा। देखो इतना आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। 76,000 का 2% कितना आएगा, तो मैंने क्या किया, इसका 1% निकाला। देखो बहुत सारे शॉर्टकट से बेटा 2% निकालना है, तो मैंने क्या किया, 1% निकाला, फिर वापिस से उसको 1% प्लस 1% ऐड कर दिया, तो वो हो गया 2%। तो 760 प्लस 760 0, 2 कैरी 1, 7 7 14 प्लस 1 15, 1520 रुपए। इसी को कैसे निकाल सकते हो, 76,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 0 कट हो गए। अब 760 इंटू 2, तो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15। देखो वही आंसर आने वाला है। अब आपके ऊपर है फ्रेंड्स कि आपको कैसे समझ में आता है। ठीक है, और ये कैलकुलेशन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें से डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ पैसा हमें मिलेगा या हम पे करेंगे बताओ। हमने माल बेचा है तो हमको पैसा मिलेगा। अब कैश रिसीव्ड रहेगा 70,480, 74,480। हाँ, मैं ये पूछ रहा था आपको कि भाई हमने 76,000 का माल बेचा, हमको पैसा मिला 74,480, तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। एकदम सिंपल समझ में आता है। तो सेल्स ये क्या है, हमारा इनकम बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट, डिस्काउंट हमें पैसा कम मिल रहा है तो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और ये जो तीसरा है कैश रिसीव्ड, इसमें क्या हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए हम इसको कर देंगे डेबिट। ठीक है, तो एक क्रेडिट हो जाएगा और 2 अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। समझ में आया क्या? देखो ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग हम नहीं करते, कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग हम करते, एक बात। दूसरी बात, ये ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट आगे पीछे कैसा भी दिया रहा तो भी पहले हम एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट हटाएंगे, जो परचेस या सेल का अमाउंट है वो निकालेंगे, और उसके बाद में फिर पेमेंट कितना किया है या पेमेंट कितना रिसीव किया है उसके हिसाब से हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे ये दोनों एग्जाम्पल में क्या दिया था कि पूरा का पूरा पेमेंट या तो हमने कर दिया या तो हमको मिल गया। अब इसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्या रहता है कि कुछ पार्ट मिला, कुछ पार्ट मिलना बाकी है, तो वो अब हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि उसको कैसे करना है। तो इतना पहले आप तो लिख लो पेज नंबर 50 पे सब। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो परचेज गुड्स ऑफ 2 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5%, अच्छा अभी तो और बचा है ना। तो परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 2 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेड 50% अमाउंट इन कैश। अब देखो यहाँ पे फिर से और थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया। तो सबसे पहले तो क्या है बॉस, हमारा एमआरपी है 2 लाख रुपीज, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को हटा दो, 10% आएगा 20,000, तो हमने परचेस कितने में किया, 1,80,000 में। अब यहां पे क्या दिया है, पेड 50% अमाउंट इन कैश, 50% अमाउंट हमने कैश में पे किया, मतलब 50% अमाउंट अभी भी पे करना बाकी है, मतलब वो है क्रेडिट। तो ये जो परचेस है 1,80,000 का, इसके 2 पार्ट हमें करने पड़ेंगे।
50% जो हम लोग पे करने वाले हैं और 50% जो क्रेडिट है, जो उधार है, जिसका हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो ये हो गए दो पार्ट। अब ये जो कैश डिस्काउंट है बेटा, कैश डिस्काउंट नाम में ही समझ में आ रहा है। कैश डिस्काउंट मतलब या तो पेमेंट करने के वजह से या तो पेमेंट रिसीव करने के वजह से, मतलब या तो पे करने के वजह से या तो रिसीव करने के वजह से जो डिस्काउंट होता है वो होता है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट हम ये कैश और क्रेडिट दोनों पे लगाएंगे क्या? हमको दोनों पे मिलेगा क्या कैश डिस्काउंट? नहीं मिलेगा। जितना हम लोग पेमेंट कर रहे हैं सिर्फ उतने ही अमाउंट पे हमें डिस्काउंट मिलता है। और अभी हम कितना पेमेंट कर रहे हैं? 50% अमाउंट ही पेमेंट कर रहे हैं, 90,000। सो 1,80,000 पे डिस्काउंट नहीं निकलेगा, 90,000 पे डिस्काउंट निकलेगा और वो आएगा 4,500। और हम पेमेंट कितना करेंगे? 85,500 का पेमेंट हम करेंगे। अब यहां पे अगर हम अकाउंटिंग देखते तो देखो क्या होगा। परचेस अकाउंट है, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, ठीक है। फिर कैश डिस्काउंट है, अब हमें 90,000 पे करना था बट हम पे कर रहे 85,500, मतलब हमें जितना पेमेंट करना था उससे कम पे कर रहे हैं। तो डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो ये इनकम हुआ या एक्सपेंस हुआ? इनकम हुआ। हमारा इनकम बढ़ेगा, इनकम को बढ़ाना है इसलिए क्रेडिट। कैश पेड है, कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है मतलब एसेट कम हो रहा है, एसेट को कम करना है, डेबिट को कम करना है इसलिए क्रेडिट। और ये उधार में खरीदा है हमने इतना पार्ट, जो 1,80,000 का टोटल गुड्स खरीदा उसमें से 90,000 अभी भी देना बाकी है, मतलब पेएबल है, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब उसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। देखो मैच हो जाएगा आंसर। परचेस अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू जो भी वो पर्सन का नाम है उसका अमाउंट रहेगा 90,000 टू कैश अकाउंट 85,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 4,500। ऐसा पूरा आपका जर्नल एंट्री बन जाएगा। अब यही हम लोग देखते हैं। हाँ ये देखो, ये 1, 2, 3 और ये 4 अमाउंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सेल्स का। तो सोल्ड गुड्स ऑफ ₹3 लाख at the rate 5% trade discount and 2% cash discount, received 60% amount in cash। तो 60% अमाउंट रिसीव हुआ, मतलब 40% अभी भी रिसीव होना बाकी है, ठीक है। तो एमआरपी है बेटा अपना 3 लाख रुपीज, इसमें से पहले तो ट्रेड डिस्काउंट हटा दो, 5% जो आएगा 15,000 रुपीज, ठीक है। तो सेल्स का अमाउंट आया अपना 2,85,000। अब 2,85,000 को दो पार्ट में डिवाइड करो। 60% अमाउंट जो हमें रिसीव हो रहा है और 40% अमाउंट जो बचा हुआ क्रेडिट का है, उधार का है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 60% एंड क्रेडिट का 40%। तो वो आएगा 1,71,000 एंड 1,14,000, ठीक है। अब इसमें से कैश डिस्काउंट हम माइनस करेंगे 2%, तो 1,71,000 का 2% आएगा 3,420 और बचा हुआ कैश हमें रिसीव हो जाएगा 1,67,580 रुपीज, ठीक है। तो अभी हमारे लिए अमाउंट कौन से इंपॉर्टेंट है देखो। तो एक है कि ये इनकम इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट। अभी ये उधार पे माल बेचा है मतलब पैसा मिलना बाकी है, रिसीवेबल है मतलब एसेट इंक्रीज होगा इसलिए डेबिट। उसके बाद में ये कैश डिस्काउंट है 3,420 का, इनकम बढ़ेगा या एक्सपेंस बढ़ेगा? हमने माल बेचा है, हमको कम पेमेंट मिल रहा है तो हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा इसलिए ये होगा डेबिट। और कैश रिसीव हो रहा है मतलब एसेट बढ़ेगा, मतलब ये भी क्या होगा? डेबिट होगा। तो ये एक कैश डिस्काउंट अलाउड अकाउंट होगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। कैश अकाउंट होगा, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। क्रेडिट पे हमने माल बेचा है, पैसा मिलना बाकी है तो वो पर्सन का, डेटर का नाम अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एसेट बढ़ रहा है और सेल्स अकाउंट में जाएगा क्रेडिट, ठीक है। समझा? सिंपल है। ये भी लिख लो बेटा, पेज नंबर 50 था आई थिंक, जो भी पेज नंबर होगा उस पर लिख लो ये प्रॉपर वे में। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे और डिटेल में इसको समझना जरूरी है। अलग अलग टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पेज नंबर 52 पे या एक दो पेज आगे पीछे हो सकता है, ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रिपेयर एनालिसिस एंड पास जर्नल एंट्रीज।
आपने जो अकाउंट्स के लिए अलग से एक रजिस्टर बनाया हुआ है, अगर नहीं बनाया है तो बना लो, क्योंकि उस पे आपको ये सॉल्व करना है। जो आपको नोट्स में है वो सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आंसर अपने को अलग से रजिस्टर पे बनाना है। तो क्या क्वेश्चन दिया है देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम अग्रवाल ऑन क्रेडिट ₹30,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अग्रवाल नाम के पर्सन से हमने उधार में गुड्स खरीदा है, तो हमारा एमआरपी है फ्रेंड्स 30,000, उसमें से हम लोग 15% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 30,000 का 15% आएगा 4,500 रुपीज। वो माइनस करने से हमारा आएगा भाई हमने कितने में खरीदा है, तो हमारा परचेज प्राइस आएगा 25,500 रुपीज, ठीक है। तो लेफ्ट में रहेगा बिजनेस, राइट में रहेगा अग्रवाल नाम का पर्सन जो एक हमारा क्रेडिटर, क्योंकि इससे हमने उधार में गुड्स खरीदा है। तो हमने क्या किया, इससे परचेज ब्रैकेट में गुड्स खरीदा है 25,500 का। अब परचेज किया है, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है। अब एक्सपेंस को बढ़ाना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे फ्रेंड्स, डेबिट करना पड़ेगा, है ना, डेबिट करना पड़ेगा। और इसको पैसा देना बाकी है, पैसा देना बाकी है मतलब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो एक्सपेंस को बढ़ाना है इसलिए डेबिट, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट 25,000 टू अग्रवाल क्रेडिटर अकाउंट 25,500 टू अग्रवाल क्रेडिटर अकाउंट 25,500, ठीक है। ऐसा आपको अच्छे से पूरा लिखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, सोल्ड गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू तरुण ऑन क्रेडिट 20,000। तरुण नाम के पर्सन को उधार में माल बेचा है, मतलब ये हमारा डेटर है, ठीक है। 20,000 रुपीज एमआरपी है जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो एमआरपी हमारा 20,000, उसमें से हम लोग 10% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर देंगे, तो वो आएगा 2,000। तो हमने एक्चुअल में बेचा कितने में, 18,000 रुपीज में, ठीक है। सो लेफ्ट में रहेगा बिजनेस, राइट में रहेगा तरुण नाम का डेटर, इसको हमने उधार में माल बेचा है, तो सेल्स ब्रैकेट में गुड्स हमने इसको दिया 18,000 रुपीज का, तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी क्योंकि हम गुड्स को बेच रहे। और इससे पैसा मिल गया क्या, नहीं मिला, क्योंकि क्रेडिट पे मतलब पैसा मिलना बाकी है 18,000, उसके ऊपर लिख दो, और लिख दो एसेट बढ़ रहा है। अब इनकम बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट, और एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री रहेगी हमारी, तरुण डेटर अकाउंट डेबिट 18,000 टू सेल्स अकाउंट 18,000, लिख लो ये भी फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो, अब सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू अब्दुल। अब्दुल को हमने 50,000 का गुड्स बेचा एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, at 5% trade discount and received cash after allowing 5% cash discount। मतलब क्या देखो, अब्दुल नाम के पर्सन को हमने गुड्स सेल किया कितने का, 50,000 का, जिसपे 5% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है, और क्या दिया है, रिसीव्ड कैश, मतलब पूरा का पूरा पैसा मिल गया। तो देखो एमआरपी है 50,000, उसमें से हम लोग पहले ट्रेड डिस्काउंट 5% डिडक्ट कर देंगे, वो आएगा 2,500। तो हमारा सेल्स का अमाउंट कितना है, 47,500। इसमें से अब पूरा का पूरा कैश हमको मिल गया है, तो ये पूरे अमाउंट पे हम लोग 5% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा 2,375, और जो कैश रिसीव्ड है उसका अमाउंट आएगा 45,125 रुपीज, ठीक है। सो लेफ्ट में रहेगा बिजनेस, राइट में रहेगा अब्दुल नाम का डेटर, इसको हमने क्या किया, सेल्स ब्रैकेट में गुड्स दिया 47,500 का, मतलब हमारी इनकम बढ़ गई और इससे हमें पूरा का पूरा पैसा मिल गया है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कैश मिला या बैंक मिला, जो भी मिला, तो कैश और बैंक मिला ना, उसके साथ में आपको डिस्काउंट लिखना है। अगर हम कैश या बैंक से पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट उसके साथ में रहेगा। हमेशा जो पेमेंट हम रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट भी उसके साथ लिखो, अगर हम पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट भी उसके ही साथ रहेगा, ठीक है। तो ये जो 47,500 का गुड्स हमने बेचा है,
इसमें हमें कैश मिला 45,125, तो हमारा एसेट बढ़ गया, और डिस्काउंट का अमाउंट है 2,375। देखो अब हमने माल बेचा है 47,500, तो पैसा कितना मिलना चाहिए था? 47,500 मिलना चाहिए था, बट उतना मिला क्या? कम मिला। कम मिला मतलब फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस बढ़ गया इसलिए डेबिट, एसेट बढ़ गया इसलिए डेबिट, और सेल्स हमारी इनकम बढ़ गई इसलिए क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट लिखा तो भी चलता है, बट अलाउड या रिसीव्ड ये वर्ड लिखने से हमें एग्जैक्टली समझ में आता है कि भाई डिस्काउंट अलाउड है मतलब एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड है मतलब इनकम है। तो जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, लिख लो ये भी फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखो, बॉट गुड्स मतलब हमने गुड्स खरीदा है एट 10% डिस्काउंट फ्रॉम महेश। महेश नाम के पर्सन से हमने गुड्स खरीदा है 1,20,000 का, जिसपे 10% डिस्काउंट है, एंड पेड 1/4 अमाउंट इन कैश। हमने पूरा का पूरा पेमेंट किया क्या? नहीं किया, हमने सिर्फ 1/4 मतलब 25%, 1/4 अमाउंट ही हमने कैश में पे किया है। तो देखो एमआरपी है 1,20,000, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट हटाओ पहले, जो रहेगा 12,000 रुपीज। तो हमारा परचेस का अमाउंट कितना है? 1,08,000। अब ये 1,08,000 को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक पार्ट है कि बॉस हमने कैश पे कितना किया, तो 1,08,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 वो आएगा बेटा 27,000, और दूसरा क्रेडिट है तो 1,08,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 वो आएगा 81,000। अब क्या करना, ये 81,000 प्लस 27,000 को ऐसा टोटल करके एक बार देख लिया करो, मतलब आपका क्रॉस चेक हो जाएगा। तो 0 0 0 8 प्लस 1 प्लस 7 इज 8 एंड 8 प्लस 2 इज 10। तो देखो ये बराबर आ रहा है, मतलब आपका आंसर एकदम सही है। ऐसा आपको क्रॉस चेक भी करना है, क्योंकि बेटा हो सकता है कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, तो वो यहीं पे आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने पे किया, इतना अभी भी पे करना बाकी है, और टोटल परचेस है हमारा 1,08,000 का। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में महेश, ब्रैकेट में क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि अभी भी उसको पैसा देना बाकी है, इसलिए। हमने गुड्स कितने का खरीदा? 1,08,000 का खरीदा, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, और हमने पेमेंट कितना किया है बेटा? कैश में 27,000 का, तो हमारा एसेट कम हो गया। अब हमने खरीदा 1,08,000 का, पेमेंट किया 27,000 का, मतलब अभी भी 81,000 उसको पे करना बाकी है, मतलब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब परचेस नाम का एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमें उसको करना पड़ेगा डेबिट। कैश नाम का एसेट डिक्रीज हो रहा है, डेबिट को कम करना है, इसलिए क्रेडिट। और इस पर्सन को पैसा अभी भी देना बाकी है, लाइबिलिटी को बढ़ाना है, इसलिए क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू महेश क्रेडिटर अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये आपको अच्छे से लिख लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। परचेज गुड्स ऑफ ₹35,000 एट द रेट 7.5% डिस्काउंट, मतलब ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। फ्रॉम अमन, अमन नाम के पर्सन से हमने गुड्स खरीदा 35,000 का, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट है 7.5%। अब पेमेंट देखो कैसा दिया है, एंड पेड 40% अमाउंट बाय चेक, 30% इन कैश आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट। अब इसमें थोड़ा और डिफिकल्ट कर दिया कि भाई पेमेंट जो किया है वो 40% चेक से किया है, 30% कैश में किया है, और जितना अभी बचा है, कितना बचा है? 40 प्लस 30 हो गया 70, तो 30% अभी भी पैसा देना बाकी है, तो वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? देखो एमआरपी है 35,000, इसमें से पहले तो ट्रेड डिस्काउंट हटा दो, वो आएगा 2,625, तो हमारा परचेस का अमाउंट आएगा 32,375।
एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया तो परचेस का अमाउंट आ गया। अब इसको बेटा 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 40% चेक से, 30% कैश से और 30% क्रेडिट वाला। तो 40% इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो आएगा 12,950। कैलकुलेशन आपको ठीक से करना है। 32,375 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, ये करने से आएगा 12,950। 30% निकालेंगे तो वो आएगा 9712.5। तो मैंने यहां पे क्या किया, 9713 ले लिया और जो बचा हुआ क्रेडिट है वो है 9712.5। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया, तो यहां पे मैंने कम लिया, 9713 9712 ऐसा कर दिया। 0.5 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया और ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों का टोटल मिला के इतना आना चाहिए। ये आपको क्रॉस चेक करना है बराबर है या गलत है। अब 5% कैश डिस्काउंट दिया है, तो यहां पे जो बैंक से पेमेंट किया उसमें और कैश से पेमेंट किया उसी में कैश डिस्काउंट मिलेगा। ये तो उधार वाला है, इसमें कैश डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहां पे माइनस कैश डिस्काउंट 648। तो चेक से बैंक से पेमेंट किया हमने 12,302 रुपीज। यहां पे जो 9713 है इसमें से कैश डिस्काउंट 5% माइनस करेंगे तो वो आएगा 486। तो हमने कैश कितना पे किया, 9,227 और इतना क्रेडिट में। तो अब देखो यहीं पे मैं आंसर लिख के बताता हूं। परचेस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, ठीक है। हमने डिस्काउंट है ये, अब हमको पेमेंट करना था, हमने कम किया तो हमारा इनकम बढ़ जाएगा इसलिए क्रेडिट। फिर बैंक से पेमेंट किया मतलब एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। फिर से यहां पे डिस्काउंट है, इनकम बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट, ठीक है। कैश नाम का एसेट हमारा कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। और इतना लाइबिलिटी बढ़ रहा है क्योंकि अभी भी पैसा देना बाकी है इसलिए क्रेडिट। मतलब एक आएगा डेबिट और 1 2 3 और 4 आएंगे क्रेडिट। अब ये डिस्काउंट को अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम उसको जोड़ देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। सो लेफ्ट में बिजनेस है, राइट में अमन नाम का क्रेडिटर है। इससे हमने गुड्स परचेस किया 32,375 का, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। अब इसको हमने पेमेंट किया तो चेक से किया मतलब बैंक आएगा, कैश आएगा और डिस्काउंट आएगा, साथ में आता है, ठीक है। कैश और बैंक अगर हम पे कर रहे तो उसके साथ डिस्काउंट आएगा, अगर हम रिसीव कर रहे तो उसके साथ डिस्काउंट आएगा। अभी हम पे कर रहे तो बैंक का अमाउंट है 12,302, एसेट कम हो रहा है, कैश का अमाउंट है 9,227, ये भी एसेट कम हो रहा है और डिस्काउंट का अमाउंट है 1,134। ये कैश और बैंक का जितना डिस्काउंट है उसको ऐड कर देंगे तो वो आएगा 1,134 का टोटल डिस्काउंट हमें मिला। तो इनकम बढ़ गया, डिस्काउंट मिल रहा है ना भाई, पैसा ज्यादा देना था हम कम दे रहे तो इनकम बढ़ गया। और अभी भी 9,712 का पेमेंट करना बाकी है तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब परचेस है ये डेबिट होगा, इनकम बढ़ रहा है क्रेडिट, एसेट कम हो रहा है क्रेडिट, फिर से एसेट कम हो रहा है क्रेडिट और लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट 32,375, टू बैंक अकाउंट 12,302, टू कैश अकाउंट 9,227, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,134, टू अमन क्रेडिटर अकाउंट 9,712 रुपीज, ठीक है। ये होगी आपकी टोटल जर्नल एंट्री। समझ में आया क्या बेटा? बहुत सिंपल है, ठीक है। बस आपको ये कैलकुलेशन ठीक से करना है और लॉजिक ठीक से समझना है। अब नेक्स्ट देखो, पेड ₹25,000 टू अग्रवाल इन फुल सेटलमेंट। मतलब क्या, अग्रवाल को जितना भी पैसा देना बाकी है उसके अगेंस्ट हमने 25,000 रुपए पे किया, तो अग्रवाल को एक्चुअली पेमेंट बाकी कितना है करना, तो उसका बैलेंस कितना है 25,500 रुपीज का बैलेंस है।
अग्रवाल को पैसा कितना देना बाकी है, 25,500 रुपए देना बाकी है, बट हम अभी पे कितना कर रहे हैं, 25,000 पे कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या दिया है, फुल सेटलमेंट, मतलब इसके बाद अब कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा। ठीक है, तो 25,500 पे करना बाकी है, हम पे कर रहे हैं 25,000, मतलब 500 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड है 500 रुपीज। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अग्रवाल नाम का क्रेडिटर, इसको पेमेंट करना बाकी है 25,500, जो अभी हम पे कर रहे हैं, इसलिए लाइबिलिटी कम हो जाएगी। देखो, जब हमने इससे उधार में माल खरीदा था तब हमने लाइबिलिटी इंक्रीज की थी क्योंकि पैसा देना बाकी था। अब हम इसको पैसा दे रहे हैं, मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। और क्या दे रहे हैं हम, कैश दे रहे हैं 25,000 और डिस्काउंट है 500 रुपीज का, तो एसेट बढ़ गया और यहाँ पे इनकम बढ़ गया। ठीक है, कैश ब्रैकेट में रहेगा प्रॉपर्टी। समझा क्या फ्रेंड्स? 25,500 रुपए टोटल देना बाकी था, जिसमें से 25,000 हमने पे किया, तो हमें 500 रुपए का डिस्काउंट मिला, 500 का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, हम कम पैसा दे रहे हैं, कम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा इनकम बढ़ रहा है। तो लाइबिलिटी कम हो रही है इसलिए डेबिट, एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, इनकम बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट। अभी तक आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, अग्रवाल क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 25,500 टू कैश अकाउंट 25,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। अग्रवाल क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 25,500 टू कैश अकाउंट 25,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। ये टोटल हो गया 25,500, ये भी है 25,500। ठीक है, अब नेक्स्ट देखे फ्रेंड्स। चलो, तो नेक्स्ट है बेटा, तरुण रिटर्न्ड गुड्स ऑफ ₹1,500 ग्रॉस, मतलब क्या ये समझो, 1,500 रुपए ये एमआरपी है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस मतलब ट्रेड डिस्काउंट का एडजस्टमेंट करने के बिना, मतलब ये एमआरपी हो गई, और जब नेट लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में, मतलब इसमें ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद का अमाउंट होता है। अब यहाँ पे 1,500 रुपए ग्रॉस लिखा है, इसको हमने ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया था, 10%, वो हमें हटा देना पड़ेगा 150 रुपए, क्योंकि एमआरपी, हमने जब गुड्स बेचा तब एमआरपी पे बेचा क्या, नहीं बेचा, हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बेचा। तो अभी जब हम रिटर्न ले रहे हैं तब हम एमआरपी पे रिटर्न लेंगे क्या भाई, नहीं लेंगे, हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके रिटर्न लेंगे। तो एक्चुअली सेल्स रिटर्न कितना हुआ, 1,350 रुपीज का। देखो, 1,500 रुपए तो एमआरपी है, जब हमने उसको बेचा था तब एमआरपी पे बेचा था क्या, नहीं बेचा था, हमने उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया था। तो 1,500 में समझो हमने गुड्स बेचा ही नहीं, हमने बेचा ही कितने में, 1,350 में बेचा। अब रिटर्न लेते टाइम क्या 1,500 रुपए रिटर्न लेंगे क्या, नहीं ना भाई, 1,350 ही तो लेंगे। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में तरुण नाम का डेटर, ये हमको, हमने जो माल बेचा था वो रिटर्न कर रहा है, तो सेल्स रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे हमने जो गुड्स बेचा था वो हमारे पास रिटर्न आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न ब्रैकेट में गुड्स 1,350 आएगा। जब भी ऐसा ग्रॉस दिया है मतलब ट्रेड डिस्काउंट हमें माइनस करना है, जब भी ऐसा ब्रैकेट में नेट दिया रहेगा अगर, तो माइनस नहीं करना है। नेट मतलब वो ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करने के बाद का अमाउंट है, और अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हमें उसको अज्यूम करना है कि वो ग्रॉस अमाउंट है, मतलब अपने को ट्रेड डिस्काउंट हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में आने वाला है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब यहाँ पे इनकम कम हो गया और यहाँ पे 1,350 का एसेट कम हो जाएगा। देखो, हमको गुड्स मिला, बदले में पेमेंट नहीं किया, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, आप ऐसा भी सोच सकते हो। लेकिन ज्यादा लॉजिकल क्या है कि भाई इसको, तरुण को हमने उधार में माल बेचा हुआ है, उधार में माल बेचा हुआ है तो हमने एसेट को इंक्रीज किया था। अब वो जो पैसा लेना बाकी है उसमें से हमको थोड़ा सा गुड्स वापिस आ रहा है, तो भाई हमारा एसेट कम हो रहा है। जितना पैसा लेना बाकी है उसमें से 1,350 रुपए कम हो गया। तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्यों, इनकम कम हो रही है, इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करना है इसलिए डेबिट।
एसेट कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है इसलिए क्रेडिट, या फिर लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। देखो आप कुछ भी सोचो, आंसर क्रेडिट ही आने वाला है, बट ज्यादा लॉजिकल क्या है बॉस, एसेट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे हमें ऑलरेडी पैसा लेना बाकी है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1350 टू तरुण डेटर अकाउंट 1350 रुपीज। ठीक है, समझा? कोई डाउट है क्या फ्रेंड्स? डाउट रहा तो मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ लेना। नेक्स्ट देखते हैं अब। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रॉबिन्स वर्थ ₹40,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड 1/3 अमाउंट इन कैश। ठीक है, सिंपल है एकदम। एमआरपी है 40,000, ट्रेड डिस्काउंट हटा दो 5%, 2,000 रुपीज आएगा। तो हमने परचेस किया 38,000 का, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कैश का पार्ट है 1/3, 12,666.6666 आंसर आएगा आपका। तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 38,000 इंटू 1/3। अगर आप करते हो तो आंसर आएगा 12,666.666, ऐसा आंसर आएगा। तो मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया और बचा हुआ क्रेडिट पे 25,333, यहाँ पे 0.33333 आएगा आपका, वो भी मैंने राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो एकदम ही सिंपल है बॉस ये तो, कि हमने परचेस किया 38,000 का, जिसमें से पेमेंट किया 12,667 का, और इतना अभी भी पे करना बाकी है। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में रॉबिन्स, ब्रैकेट में क्रेडिटर। हमने गुड्स परचेस किया 38,000 का, क्योंकि एमआरपी से ट्रेड डिस्काउंट हटा देंगे तो एक्सपेंस बढ़ गया, और हमने पेमेंट किया 12,667 का, तो एसेट कम हो गया, तो खरीदा ज्यादा, पैसा कम दिया, मतलब अभी भी पैसा देना बाकी है, तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 25,333 रुपीज से। तो परचेस नाम का एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट। कैश नाम का एसेट कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है इसलिए क्रेडिट। और रॉबिन्स क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट को बढ़ाना है इसलिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स? परचेस अकाउंट डेबिट 38,000 टू रॉबिन्स क्रेडिटर अकाउंट 25,333 टू कैश अकाउंट 12,667। ठीक है, अब लास्ट है बेटा अपना, परचेज गुड्स ऑफ ₹80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम रमेश एंड 40% अमाउंट पेड बाय चेक। 40% अमाउंट पेड बाय चेक मतलब 60% अभी भी पे करना बाकी है। एमआरपी है 80,000, इसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट हटा दो 8,000 का, तो बचेगा कितना? 72,000 बचेगा। इसमें दो पार्ट कर देंगे हम। एक तो ये बैंक से जो पेमेंट कर रहे हैं 40%, 28,800 का, 72,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, और बचा हुआ क्रेडिट है 60%, 72,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, वो आएगा 43,200। अब ये तो 28,800 40% आ रहा है, बट हम इतना पूरा पे कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे दिया है 10% कैश डिस्काउंट है। तो इसमें से हम कैश डिस्काउंट 2,880 रुपीज माइनस कर देंगे, और जो बचेगा 25,920, इतना हम चेक से मतलब बैंक से पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आया क्या फ्रेंड्स? अब इसी का देखो, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में रमेश नाम का क्रेडिटर, इससे हमने गुड्स खरीदा 72,000 का, तो एक्सपेंस बढ़ गया। अब इसको हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक के साथ ही डिस्काउंट आएगा हमेशा, तो बैंक का अमाउंट रहेगा 25,920। डिस्काउंट का अमाउंट, एसेट कम हो गया, डिस्काउंट का अमाउंट रहेगा 2,880। पेमेंट ज्यादा करना था, हम कम कर रहे, इसलिए इनकम बढ़ गया, और अभी भी 43,200 का पेमेंट देना बाकी है, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। अब परचेस नाम का एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट। बैंक नाम का एसेट कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है इसलिए क्रेडिट।
डिस्काउंट नाम का इनकम बढ़ रहा है, क्रेडिट को बढ़ाना है इसलिए क्रेडिट, और ये रमेश क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसको क्रेडिट को बढ़ाना है इसलिए ये रहेगा क्रेडिट। ठीक है, अब लास्ट है हमारा, सॉरी 9th के बाद 10th भी एक और ट्रांजैक्शन था। रिसीव्ड कैश फ्रॉम तरुण आफ्टर अलाउइंग 10% कैश डिस्काउंट। तरुण से हमको पैसा मिला आफ्टर अलाउइंग 10% कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि बॉस इससे लेना कितना बाकी है। तो इसका बैलेंस कितना है, 18,000 रुपए पहले लेना बाकी था, उसमें से 1350 का उसने गुड्स हमें रिटर्न कर दिया, तो लेना कितना बाकी है, 16,650 रुपीज ही लेना बाकी है। आपको सारे ट्रांजैक्शन देखने पड़ेंगे, तरुण से रिलेटेड कितने ट्रांजैक्शन है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, लेजर यहाँ पे काम में आता है। लेजर में जल्दी से तुरंत समझ में आ जाता है कि भाई बैलेंस कितना बचा है। ठीक है, लेकिन अभी तो हमने लेजर बनाया नहीं, तो आपको ट्रांजैक्शन देखना है। तो एक ट्रांजैक्शन था क्रेडिट सेल का 18,000 रुपए का, दूसरा था सेल्स रिटर्न का, बेचा हुआ माल वापिस आ गया। तो एक्चुअली इससे लेना कितना बाकी है, 16,650 रुपीज लेना बाकी है। अब इस पे 10% कैश डिस्काउंट है, तो 1,665 रुपीज आएगा। तो 1,665 रुपीज आएगा, तो बचा हुआ कितना रहेगा, 14,985 रुपीज ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, 14,985 रुपीज हमें मिल जाएगा। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में तरुण नाम का डेटर, इससे हमें पैसा लेना कितना बाकी है, 16,650 रुपीज लेना बाकी है। ठीक है, तो अभी हमें मिल रहा है, तो एसेट कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पैसा लेना बाकी है जो अभी हमें मिल रहा है, तो ये हमारा जो एसेट है ये कम हो जाएगा। अब पैसा कितना मिल रहा है, तो कैश मिल रहा है 14,985 रुपीज, और डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, ये एसेट बढ़ेगा, डिस्काउंट का अमाउंट है 1,665 रुपीज, ये एक्सपेंस बढ़ जाएगा क्योंकि पैसा लेना बाकी है 16,650, बट मिल कितना रहा है, 14,985 रुपीज ही मिल रहा है, कम पैसा मिल रहा है। मतलब फायदा है या नुकसान है, नुकसान है, तो एक्सपेंस है। तो ये एसेट कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है इसलिए क्रेडिट, ये एसेट बढ़ रहा है, डेबिट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट, ये एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 14,985 रुपीज, कैश डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,665 रुपीज, टू तरुण डेटर अकाउंट 16,650 रुपीज। ठीक है, ये लिख लिया क्या बेटा आपने, अच्छे से समझ में आया क्या आपको। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप जरूर करना, मुझे पूछ लेना। जब तक आप लोग आपकी डिफिकल्टीज मुझसे शेयर नहीं करोगे तब तक मुझे ये नहीं समझेगा कि भाई एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है, और कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तभी तो मुझे समझेगा कि भाई मेरे एक्सप्लेनेशन में कहाँ गड़बड़ हुई है। अब आप क्या करो बेटा, एक बार फिर से ये पूरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, और ऐसे आंसर आप लोग चेक कर लेना, आपने ऑलरेडी लिखे हुए, आप खुद से सॉल्व करोगे। अकाउंट्स मतलब प्रैक्टिस, ये मैंने आपको बोला हुआ है, खुद से सॉल्व करोगे तभी तो समझेगा भाई कि कहाँ पे सही हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज एक बार ये खुद से आप पूरा सॉल्व करना, क्योंकि आगे के जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, और दूसरी बात क्या, कि भाई अभी जो अगला लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जीएसटी का कैलकुलेशन, उसकी अकाउंटिंग और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, ये हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।